दुनिया बदल रही है और इसी के साथ बदल रहा है युद्ध और डिफेंस का तरीका भी। पहले खतरा सिर्फ विमानों, ड्रोनों और मिसाइल से ही था। अपने आप में ये भी एक बड़ा खतरा था, लेकिन अब एक नई चुनौती आई है जो इन सब से मिला करके भी काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है, और वो चुनौती है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक का अर्थ यह है कि एक ऐसी मिसाइल जो ध्वनि यानी साउंड की गति से 5 गुना या उससे भी तेज चले, यानी लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली एक मिसाइल। यानी दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी ये मिसाइलें महज 15 मिनट में कवर कर सकती हैं। इतनी तेज होती हैं ये मिसाइलें कि रेडार भी इन्हें डिटेक्ट ठीक से नहीं कर पाता। हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी घातक हैं कि मौजूदा एयर डिफेंस उन्हें रोकने में संघर्ष कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। आज रशिया के पास एवानगार्ड और ज़िरकॉन जैसी हाइपरसोनिक हथियार हैं। इनफैक्ट चाइना के पास भी TF-17 नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कुछ सेकंड में ना सिर्फ बहुत तेज स्पीड पकड़ सकती है बल्कि अपनी दिशा भी बदल सकती है। हालांकि ये मिसाइल प्रॉपर्ली अभी टेस्टेड नहीं है, लेकिन चाइना के पास कुछ भी अगर ऐसा हाई टेक प्रोडक्ट है तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि ऐसा प्रोडक्ट चाइना के रास्ते से होता हुआ पाकिस्तान के हाथ में भी पहुंच सकता है। ऐसे माहौल में एक सवाल उठता है कि अब भारत को किस तरह के नए नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो ना सिर्फ क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल बल्कि अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी रोकने में 100% कारगर हो। तो चलिए आज हम एनालाइज करते हैं कि हमारे पास वो कौन से विकल्प हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल से भारत की रक्षा कर सकते हैं। भारत पहले से ही एयर डिफेंस के मामले में एक मल्टी लेयर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता आ रहा है, जिसके बारे में हम पहले भी एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस मल्टी लेयर एयर डिफेंस स्ट्रेटजी के चलते हमारे आसमान आज तो काफी सुरक्षित हैं, लेकिन हाइपरसोनिक हथियार इस सुरक्षा को एक नई चुनौती देते आ रहे हैं और अब भारत को अगले स्तर की अपनी सुरक्षा ढाल चाहिए, यानी एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। इसमें से जो पहला विकल्प है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का थार्ड सिस्टम। थार्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये अमेरिका की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक है। इसकी खासियत यह है कि ये इनकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल को भी बहुत ऊंचाई पर ही रोक सकती है और यही क्षमता इसे दुनिया में एक अलग पहचान देती है। थर्ड मिसाइल में कोई एक्सप्लोसिव वॉरहेड नहीं होता, यानी कि ये मिसाइल विस्फोट से नहीं उड़ाता है किसी इनकमिंग मिसाइल को। ये दुश्मन की मिसाइल को सीधी टक्कर से नष्ट करता है। एक तेज स्पीड से चलने वाला मिसाइल जिसका एक मास है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और उस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके ये किसी भी इनकमिंग मिसाइल को काफी ऊंचाई पे उड़ा देता है। इस स्ट्रैटेजी को हम हिट टू किल टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं, यानी किसी मिसाइल को किसी और मिसाइल से हिट करना इस तरीके से कि दोनों ही मिसाइलें किल हो जाएं। और इस वजह से ब्लास्ट तो नहीं रोका गया, लेकिन सीधी टक्कर को रोका गया और जो ब्लास्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया एटमॉस्फेयर। और यही काम करता है थैड। जब दुश्मन की कोई मिसाइल भारत की तरफ आनी शुरू होगी तो थैड की रेडार उसके रास्ते, रफ्तार और ऊंचाई को लगातार ट्रैक करती रहेगी और फिर थैड अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ेगा। ये इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन की इनकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ वही करता है जो एक तेज रफ्तार से आती हुई कार एक दूसरी तेज रफ्तार से आती हुई कार को टक्कर मार दे और उसे वहीं रोक दे। ऑफ कोर्स इस टेक्नोलॉजी में दोनों ही मिसाइल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिससे जो टारगेट था हाइपरसोनिक मिसाइल का वो सेफ रहेगा। इस टेक्नोलॉजी में गजब की सटीकता चाहिए, एक वंडरफुल कंप्यूटर सिस्टम भी चाहिए। 1 सेंटीमीटर की गलती मिसाइल को बचा सकती है या मार सकती है। थार्ड लगभग 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक इंटरसेप्ट कर सकता है और इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज लगभग 200 किलोमीटर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा भी यहीं शुरू होती है। हाइपरसोनिक हथियारों के खिलाफ थैड भरोसेमंद नहीं सिद्ध हुआ है। अमेरिका दावा करता है कि थैड हाइपरसोनिक मिसाइलें रोक सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक कागज पे किया हुआ दावा है। 4 मई 2025 को जब यमन की तरफ से एक इरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने वहां तैनात थर्ड मिसाइल को इसको इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उनका इंटरसेप्शन विफल रहा। 5 दिन बाद 9 मई को एक बार और फिर से इजराइल पर ईस्ट की साइड से एक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई। थर्ड को फिर डिप्लॉय किया गया और दूसरी बार भी थर्ड असफल रहा। ये दोनों असफलताएं एक बात को तो क्लियर करती हैं कि हाइपरसोनिक हथियार थर्ड के सामने एक बहुत बड़ी अनसुलझी चुनौती हैं
और यह कि हिट टू किल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आते हुए हथियारों पर हमेशा काम शायद नहीं कर पाएगी। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके कॉस्ट का। एक थार्ड बैटरी की लागत लगभग 1.8 अरब डॉलर 1.8 बिलियन डॉलर है, यानी लगभग 16,500 करोड़ रुपए। इस पैकेज के साथ अगर रेडार, कमांड यूनिट, लॉन्चर और मिसाइल साइलोज इन सबको इस्तेमाल किया जाए तो ये कीमत बढ़कर 3 अरब यानी 3 बिलियन डॉलर लगभग 25,000 करोड़ हो जाती है। इस वजह से थार्ड दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम्स में से आता है। अमेरिका ने इसे अपने कई सहयोगी देशों को भी दिया है, लेकिन उसकी नीति हमेशा की तरह काफी कठोर होती है। सौदे धीमे होते हैं, मिसाइल के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की तो सवाल ही नहीं उठता, और हमेशा अमेरिकन प्रोडक्ट में एक खतरा मंडराता रहता है कि क्या इस टेक्नोलॉजी को स्विच ऑन और ऑफ करने का जो स्विच है, क्या वो अमेरिका अपने पास रखेगा। फिर भी थार्ड भारत के लिए एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के विकल्प के रूप में तो मौजूद है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ काफी मजबूत जवाबदेही है, लेकिन हाइपरसोनिक जोन में जाकर के इसके ऊपर सवालिया निशान है। अब बात करते हैं भारत के सामने एक और विकल्प की, और यह विकल्प आता है भारत के एलाय इजराइल से। इस मिसाइल का नाम है एरो 3, और एरो 3 को दुनिया का सबसे भरोसेमंद लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। एरो 3 की खासियत यह है कि यह मिसाइलों को स्पेस में जाकर इंटरसेप्ट करती है, यानी कि जो थार्ड 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर इंटरसेप्ट करती थी, उससे एरो 3 कहीं ऊपर जाती है और दुश्मन की मिसाइल को पृथ्वी के वातावरण से ऊपर एग्जॉस्फियर यानी स्पेस में ही खत्म कर देती है। जितनी जल्दी इनकमिंग मिसाइल को रोका जाए, सुरक्षा उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, और एरो 3 एग्जैक्टली यही काम करता है। यह सिस्टम भी थैड की तरह एक्सप्लोसिव वॉरहेड का कोई इस्तेमाल नहीं करता, और काइनेटिक एनर्जी जो मिसाइल में डेवलप होती है उसकी स्पीड और मास से, उसी का इस्तेमाल करता है इनकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल या किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। टेक्नोलॉजी वही है, हिट टू किल टेक्नोलॉजी, लेकिन इसकी ऊंचाई जैसा मैंने आपको बताया थार्ड से कई गुना ज्यादा है। एरो 3 लगभग 2400 किलोमीटर तक के खतरे को रोक सकता है, और इसका इंटरसेप्शन की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो थैड के 100-150 किलोमीटर नहीं बल्कि 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकता है। यानी जिस हाइट पर एरो 3 काम करती है वो थैड की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा है, और इसी कारण से यह मिसाइल अंतरिक्ष की सीमा पर ही इनकमिंग मिसाइल को खत्म कर देती है। एरो 3 मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और आईसीबीएम क्लास बैलिस्टिक मिसाइल्स को बली भरी भांति रोक सकती है। यह क्षमता बहुत ही कम देशों के पास है, और इसराइल ने इसे अमेरिका के साथ जॉइंटली मिलकर डेवलप किया है, और ये दोनों देशों की मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी का सबसे उन्नत उदाहरण है। लेकिन एरो 3 की सबसे बड़ी ताकत है इसका लगातार ट्रैक रिवाइज इंटरसेप्ट का एल्गोरिथम। यानी मिसाइल अगर अपना रास्ता बदले, जैसे चाइना के DF-17 कोशिश करती है, तो एरो 3 भी अपना कोर्स इन फ्लाइट बदल सकती है, और यह चीज इसे बेहद भरोसेमंद बनाती है, और चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ इसे एक रिलायबल जवाब बना सकती है। 2025 में जो घटना हुई जिसमें थैड 2 बार हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने में अक्षम रहा, वहीं पर एरो प्रणाली ने इन्हीं दोनों मिसाइलों को सफलतापूर्वक गिराया। यानी ये बात तो एरो मिसाइल ने स्थापित कर दी कि वो थैड की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और रिलायबल है। लेकिन इसकी भी एक बहुत बड़ी सीमा है। एक नया टेक्नोलॉजी आया है जो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV। HGV मिसाइल्स स्पेस में ऊपर जाती ही नहीं है, यानी एरो की जो स्पेस में मारने की क्षमता है ये उससे बच जाती है। HGV मिसाइल्स पृथ्वी के वातावरण के अंदर ही उड़ती हैं, और उड़ते समय लगातार जिगजैग यानी अपना डायरेक्शन बदलती रहती हैं। वे नीचे घने वातावरण में मैन्यूवर करती हैं, यानी एरो 3 जिस ऊंचाई पर इंटरसेप्ट करती है HGV तो वहां पहुंचती ही नहीं है। यानी एरो 3 पावरफुल है, लेकिन सिर्फ एक टाइप की हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर ही वो ज्यादा कारगर है जो स्पेस में जाती हैं। अब बात करते हैं एरो 3 की कीमत की। एरो 3 के पूरे सिस्टम की कीमत थर्ड से कंपेरेबल है, लगभग 3 बिलियन यानी 3 अरब डॉलर, भारतीय करेंसी में लगभग 25,000 करोड़ रुपए। और इसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर असंभव है, क्योंकि यहां जो डेवलपर है वो सिर्फ इसराइल ही नहीं है जो भारत का एलाय है, लेकिन अमेरिका भी है, और अमेरिका 100% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर को बिल्कुल इम्पॉसिबल बना देगा। लेकिन जो भी हो, भारत के लिए एरो 3 एक बहुत ही मजबूत विकल्प है, और कंपेयर टू थर्ड शायद बेहतर भी। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स के लिए यह अंतिम समाधान नहीं हो सकता, और भारत का जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, शायद एरो 3 उसमें एक लेयर तो बन सकता है,
लेकिन उसका अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। अब यहां पे रेफरेंस बनाने के लिए हम एक और एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं और वो है चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है HQ-9। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर को क्लोजली फॉलो किया है तो ये HQ-9 सिस्टम के बारे में आपने कुछ ना कुछ जरूर सुना हो, क्योंकि HQ-9 सिस्टम को चाइना ने पाकिस्तान को दे रखा था वॉर टाइम सिचुएशन में टेस्ट करने के लिए, और पाकिस्तान ने इसे अपनी वायुसेना की ढाल बताते हुए अपने एयर डिफेंस सिस्टम में इंटीग्रेट किया। HQ-9 सिस्टम को रशिया के S-300 और अमेरिका के पेट्रियट दोनों की नकल करके बनाया गया है, यानी एक कॉपी पेस्ट है लेकिन हाइब्रिड कॉपी पेस्ट है। लेकिन जैसा चाइना के साथ अक्सर होता है, कॉपी और असली टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। HQ-9 मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को ही रोकने के लिए बनाया जा पाया। हाइपरसोनिक मिसाइल इसके डिफेंस रेंज से रिलेटिवली अछूते रह गए। इनफैक्ट इवन बैलिस्टिक मिसाइलों को जो सुपरसोनिक स्पीड पे चलती हैं उसको भी एक सीमित दूरी के साथ एक बहुत ही रिलेटिव लो रेट ऑफ सक्सेस के साथ ही ये इंटरसेप्ट कर पाता है। पेपर पे ये चाइना क्लेम करता है कि HQ-9 सिस्टम की रेंज 250 किलोमीटर है, लेकिन वास्तविक परफॉर्मेंस इससे काफी कम दिखी। HQ-9 में रेडार और गाइडेंस सिस्टम मैच्योर नहीं है और इसीलिए इसका हिट एक्यूरेसी काफी सीमित है। पाकिस्तान ने इसे चाइना से लिया और कई एक्सरसाइजेस में HQ-9 ने मिक्स्ड परफॉर्मेंस ही दिखाया। कई बार ये तेज रफ्तार की लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल को भी पकड़ नहीं पाया। HQ-9 की असली पोल तब खुल गई जब ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में वो कंप्लीटली इनकेपेबल रहा। इनफैक्ट उसको समझ में भी नहीं आया कि ब्रह्मोस कब उसके ऊपर से निकल गई और पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करके चली गई। और इसी कारण से भारत ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि HQ-9 कोई अच्छा विकल्प नहीं है, ना सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए बल्कि इवन सुपरसोनिक मिसाइल के लिए। ये भारत के लिए ना तो विकल्प है, ना जरूरत और ना ही हमारा भविष्य। लेकिन अब बात करते हैं एक बड़े ही क्रेडिबल अगले विकल्प के बारे में, और ये है रशिया का S-500 सिस्टम। ये S-400 सिस्टम का एक अपग्रेड है और ये सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब नहीं रहा, ये एक नेक्स्ट लेवल की एयर डिफेंस शील्ड बन चुका है। एक ऐसी ढाल जो आसमान से आने वाले लगभग हर खतरे को इफेक्टिवली रोक सकती है। S-500 को रशिया ने अपनी मिसाइल डिफेंस फोर्स के लिए खास तौर पर बनाया है। S-500 का रेंज है 600 किलोमीटर और 600 किलोमीटर दूर से आने वाली किसी दुश्मन की मिसाइल को यह इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर इसकी इंटरसेप्शन हाइट की बात करें तो यह है लगभग 200 किलोमीटर की हाइट, यानी एरो 3 से थोड़ा कम लेकिन थार्ड से काफी ज्यादा। यानी ये एरो की तरह मिसाइल को अंतरिक्ष में तो नहीं मारेगा, लेकिन जैसे ही ये मिसाइल अंतरिक्ष से धरती की तरफ री एंट्री करने की कोशिश करेगी, S-500 सिस्टम इसे गिरा सकता है। आपको याद होगा कि S-500 का इनिशियल वर्जन यानी S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन और मिसाइलों इन सबको बहुत ही इफेक्टिवली रोका था और एक भी मिसाइल या ड्रोन भारत के लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया था। तो ये S-500 सिस्टम उसी सक्सेसफुली बैटल टेस्टेड S-400 सिस्टम का अपग्रेड है। इसकी खास बात यह भी है कि यह हाइपरसोनिक वेपन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, ICBM क्लास के खतरों को भी नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी है जो थैड और एरो 3 सिस्टम के पास नहीं है, जो S-500 में है, और ये है कि S-500 सिस्टम एक समय में 100 से ज्यादा लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है और उनमें से 10 मिसाइल्स को, इनकमिंग मिसाइल्स को एक साथ इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि अगर चाइना या पाकिस्तान भारत को मिसाइल से स्वॉर्म करने की कोशिश करें, यानी बहुत सारी मिसाइलें एक साथ डाल दें ताकि हमारा सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, तो भी S-500 इफेक्टिवली इस प्रॉब्लम को भी डील कर लेगा। मिसाइल स्वॉर्मिंग की यह स्ट्रैटेजी ईरान ने इजराइल के ऊपर ट्राई करी थी इसी साल की मध्य में, और इजराइल इस टेक्नोलॉजी में इंटरसेप्ट करने में काफी नाकामयाब रहा था। और यही वजह है कि S-500 को रशिया अपनी स्ट्रैटेजिक डिफेंस बैकबोन बोलता है। भारत के लिए सिस्टम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना के पास DF-17 जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स हैं जिनको एरो और थैड रोकने में शायद अक्षम रहेगा। चाइना की आर्म फोर्सेस तेजी से हाइपरसोनिक आर्सेनल को बढ़ा रही हैं और उनमें से एक टारगेट भारत ही रहेगा। और चूंकि पाकिस्तान चाइना की ग्रांट्स और चाइना की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे पूर्णतः निर्भर है, इसलिए यह संभव है कि चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल्स चाइना से होते हुए पाकिस्तान के पास पहुंच जाएं और भारत के लिए डायरेक्ट थ्रेट बन जाएं। अब यह भी संभव है कि जैसा हमने पहले किया, हम किसी एक सिस्टम पर रिलाय ना करते हुए मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाएं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हर तरह की हो सकती हैं। आने वाली हाइपरसोनिक चाइना मिसाइल या हाइपरसोनिक पाकिस्तानी मिसाइल्स अलग अलग पाथ और ट्रेजेक्टरीज और इवेसिव मैन्यूवर्स ट्राई कर सकती हैं हमारे सिस्टम्स को इवेड करने के लिए।
और इसीलिए हो सकता है कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस इज अ मिक्स ऑफ THAAD, Arrow 3 एंड S-500 सिस्टम। भारत किस रुख पे जाता है इस क्रिटिकल जंक्चर पर ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर भारत को अपनी एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी और एयर डिफेंस लेयर्स में नए हथियार, बेटर टेक्नोलॉजीज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के खिलाफ एक सुदृढ़ 100% रिलायबल सिस्टम डिप्लॉय करना होगा। आपको क्या लगता है, एरो, थैड और S-500 में विच इज योर फेवरेट एयर डिफेंस सिस्टम? कमेंट से बताइए।